हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर है मानव संसाधन, ठीक है, इसमें जनसंख्या और विकास। मानव संसाधन के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जनसंख्या और विकास। तो लेट्स स्टार्ट। विकास का मतलब क्या है? क्या विकास का मतलब केवल उत्पादन में सतत वृद्धि, किसी देश की आर्थिक विकास, वहाँ के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है या नहीं? यह कैसे पता करें? इन बातों पर अपने अर्थशास्त्र के पहले पार्ट में हमने पढ़ा। हम किस तरह की मानवीय जीवन को विकसित जीवन कर सकते हैं, इन सवालों के जवाब खोजने में दो अर्थशास्त्रियों का महान योगदान रहा। वे हैं पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन। इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास को मापने के कुछ सुझाव रखे। हक और सेन का मानना था कि किसी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर है कि उनके पास अपने इच्छानुसार जीवन जीने के मौके हैं या नहीं, और क्या उनके पास वो ज़रूरी क्षमताएं हैं जिनकी मदद से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, या क्षमताएं जिनकी मदद से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। हक के अनुसार विकास का उद्देश्य मानव द्वारा विभिन्न विकल्पों में से चुनने के अवसरों को बढ़ाना है। केवल आय वृद्धि मात्र नहीं है। मानव विकास का उद्देश्य मानव क्षमताओं की वृद्धि और उनका भरपूर उपयोग है। उन्होंने माना कि इसके लिए जरूरी है लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, आय व संसाधनों का अधिक समान वितरण, विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। इस विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के कुछ मूलभूत मापदंड तय किया गया है। पहला मापदंड स्वास्थ्य से संबंधित है। किसी देश में लोग औसतन कितनी आयु तक जीवित रहते हैं, इसे जन्म पर संभावित आयु भी कहते हैं। यह माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति प्रायः अधिक उम्र तक जीवित रहता है। दूसरा मापदंड है शिक्षा। लोग औसतन कितने वर्ष पाठशाला में गुजारे हैं और उनकी कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है। तीसरा मापदंड है कितने वर्षों तक मापदंड है आर्थिक विकास। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इस पक्ष का आकलन किया जाता है। इन तीनों पक्षों को जोड़कर किसी देश के मानव विकास को आंका जाता है। इसके अनुसार भारत का स्थान विश्व में जो 130वां और उसे 609 अंक प्राप्त है। सर्वाधिक अंक जो 944 नॉर्वे को मिले, जो मानव विकास में अग्रणी है। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका मानव विकास। अब देखते हैं हम जनसंख्या एवं गरीबी। तो क्या देखिए आप पे, क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है? इस मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चलता रहा है। कई हेलो हेलो ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा फिर से देखते हैं जनसंख्या एवं गरीबी। क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है? इस मुद्दे पर लंबे समय से वाद विवाद चलता रहा है। कई लोगों का मानना है कि संसाधन उत्पादन सीमित है। यदि इसका उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन का लाभ कम मिलेगा, जबकि उपयोग करने वाले लोग कम हो तो सबके लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होगा। लेकिन मामला इतना सरल और सीधा नहीं है। पहली बात तो यह है कि उत्पादन और संसाधन का स्थिर या सीमित नहीं होते हुए तकनीकी पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, जब लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते थे तो उनकी ऊर्जा का स्रोत जंगलों पर निर्भर थे जो सीमित थे। लेकिन अब खनिज कोयला, खनिज तेल और गैस का उपयोग होने लगा, जो ऊर्जा के नए और विशाल भंडार सामने आए हैं और उनके उपयोग से उत्पादन में खूब वृद्धि हुई है। अतः तकनीकी बदलाव से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और बढ़ती आबादी में बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो सकती है। दूसरी बात यह है कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने के लिए कितने लोग हैं और उनकी कार्यकुशलता कैसी है। समाज में अधिक कार्यकुशल, स्वस्थ और शिक्षित लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अभी रूस में कई दशकों से आबादी कम होती जा रही है और वहाँ की जो सरकार इससे खुश न होकर आबादी को स्थिर करने में व बढ़ाने का प्रयास करिए। इसलिए क्योंकि पर्याप्त आबादी होने पर ही कारखानों, दफ्तरों और खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात
यह कि गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि उनके असमान वितरण के कारण होती है। अगर समाज में कुल उत्पादन को सभी लोगों में समान बांटते हैं तो न तो कोई गरीब होगा और न कोई अमीर। कम आबादी होते हुए भी अगर समाज में असमानता है तो वितरण असमान होगा और कुछ लोग गरीब बने रहेंगे। इसी का परिणाम है कि विकसित माने जाने वाले देशों में भी गरीब आबादी है। ठीक है, फिर आगे देखिए आप लोग। अगर हम विश्व स्तर पर इसी समस्या का अध्ययन करें तो पता चलता है कि वास्तव में अधिक आबादी वाले गरीब देश जैसे बांग्लादेश, भारत आदि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। उपयुक्त तालिका से इस बात की पुष्टि होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश के औसतन निवासी जहां 1000 किलो तेल से भी कम खपत करते हैं, वहीं विकसित देश के निवासी 2000 से 7000 किलो प्रति व्यक्ति उपभोग करते हैं। यदि हम भारत की पूरी आबादी जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आबादी की खपत से करें तो पाते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत केवल 1/3 ऊर्जा का उपयोग करता है। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की मात्र 1/4 है, फिर भी वह भारत से 3 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। यह अलग बात है कि भारत में भी सब लोग समान रूप से इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते। शहर के लोग, विशेषकर अमीर लोग एक तरफ और सुदूर अंचलों के जनजाति दूसरी ओर, कितने संसाधनों की खपत करते हैं यह गणना करना बहुत कठिन होता है। इस तर्क के साथ साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि गरीबी और ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के बीच कुछ संबंध जरूर है। 1974 में बुखारेस्ट में हुई जनसंख्या सम्मेलन में भारत ने एक विचार विश्व जनमत के सामने रखा कि विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, अर्थात विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी। यह देखा गया कि विकसित देशों में जहाँ लोगों की शिक्षा और कार्यकुशलता अधिक है और जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कारगर है वहाँ बाल मृत्यु दर बहुत कम है, औसत उम्र भी अधिक है। उन देशों में प्रायः भी देखा गया कि महिलाओं को स्वतंत्रता और अपने जीवन में व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने के अधिकार। इन सब बातों का एक प्रभाव यह भी है कि वहाँ लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। जिन देशों में बच्चों में मृत्यु दर अधिक है, माता पिता को पता नहीं रहता कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं, अतः वे 2 से अधिक बच्चों को पैदा करते हैं ताकि कोई तो बचेगा। इसी तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर काम करना होता है तो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाल मजदूरों का उपयोग किया जाता है। यह भी अधिक बच्चे पैदा करने का एक कारण है। माता पिता यही सोचते हैं कि अधिक बच्चे हो तो घर पर अधिक आमदनी होगी। जिन समाजों में महिलाएं शिक्षित हैं और अपना जीवन अपनी रुचि से संचालित करने के लिए स्वतंत्र है, वहाँ कम बच्चे पैदा करते हैं और जो बच्चे पैदा करते हैं उनकी उचित देखभाल भी हो पाती है। कुल मिलाकर यह देखा गया कि उपयुक्त मायनों में विकसित समाजों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षातया कम होती है। भारत में भी केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य है जहाँ शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और महिला स्वतंत्रता अधिक है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम है। और अंत में देखते हैं बेटा यहाँ पे कि इसका अर्थ यह है कि अगर हम सभी लोगों तक विकास के लाभ पहुँचते हैं, संसाधनों की वितरण की असमानता दूर होती है, गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, तो जनसंख्या और विकास के बीच की खाई कम होगी। आबादी का प्रश्न हल होगा। इस दिशा में हमें अनेक बाधाएं और नीतिगत विसंगतियां दूर करनी होंगी तथा ईमानदारी से काहिरा सम्मेलन में बुनियादी विचार को व्यवहार में लागू करना होगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो गरीबी या एक विकासशील देश के लिए जो बाधक नहीं हो सकता। उनके लिए जो है आपको एक ऊंची सोच, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी आप एक मान के चले कि एक विकसित देश की अभिरचना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका मानव संसाधन और ये चैप्टर जो है आपका लेक्चर का कंप्लीट हुआ। ठीक है, ओके, गुड डे।